सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं और हमें पता है कि इसके ऑनलाइन आवेदन आजकल भरे जा रहे हैं और आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसके ऑनलाइन आवेदन पत्र भर भी लिए होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि दिसंबर 15 के बाद इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, तो आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी और लगातार आप लोगों के सामने मैं विभिन्न विषयों के ऊपर सीटेट के लिए वीडियो सेशन लेकर के आता रहता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र होता है दोस्तों, यहां पर आपके पास लगभग 60 क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, और ये लगातार मेरी 14वीं वीडियो है दोस्तों। इससे पूर्व 13 वीडियो मैं आप लोगों के सामने ला चुका हूं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके देख सकते हैं, या फिर आप चैनल पेज पर जा करके भी वीडियो देख सकते हैं दोस्तों। तो ये 14वीं वीडियो है। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध करूंगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों को इस तरीके की जो वीडियो लेकर के आता हूं इंपॉर्टेंट, वो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए और आप वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। तो पहला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावकारी बनाने हेतु इसका निर्माण निम्न में से किस स्तर पर होना चाहिए। तो पाठ्यचर्या को अपेक्षाकृत प्रभावशाली बनाने हेतु इसका निर्माण किस स्तर पर होना चाहिए। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पर या विद्यालय स्तर पर। तो देखिए दोस्तों, पाठ्यचर्या को प्रभावशाली बनाने के लिए जो इसका जो निर्माण होना चाहिए वो होना चाहिए आपका जिला स्तर पर, और इसलिए जिला स्तर पर इसके लिए एक समिति होती है जिसको कि हम डाइट बोलते हैं, जिला शिक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। ठीक है, तो जिला स्तर पर पाठ्यचर्या को प्रभावी बनाया जा सकता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। टीएलएम का अर्थ निम्न में से क्या है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो टीएलएम का अर्थ क्या है, यहाँ पर है टीचिंग लाइट मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मेथड, टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग लर्निंग मूवमेंट। तो याद रखेंगे दोस्तों, टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसका अर्थ होता है, इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। ठगी अथवा अनुचित व्यापारिक व्यवहार होने पर हमें शिकायत करनी चाहिए। ठगी हो रही है आपके साथ या अनुचित व्यापारिक व्यवहार हो रहा है, तो आप शिकायत कहां पर करेंगे। यहां पर ऑप्शन है उपभोक्ता संरक्षण मंच को, जिला मुख्यालय को, तहसील को या ग्राम पंचायत को। तो याद रखेंगे दोस्तों, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जब अगर आपके साथ ठगी या अनुचित व्यापारिक व्यवहार होता है तो आप उपभोक्ता संरक्षण मंच में शिकायत कर सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, उपभोक्ता संरक्षण मंच में आप शिकायत कर सकते हैं। और ये अधिनियम कब का है, 1986 का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्राथमिक सामाजिकरण क्या है। ठीक है, प्राथमिक सामाजिकरण यहाँ पर ऑप्शन है शुरुआती आयु में परिवार एवं मित्रों से सीखना, किशोरावस्था में समाज से सीखना, प्राथमिक स्तर पर समाज से सीखना या शिक्षकों का अनुसरण करना। तो देखिए दोस्तों, जो प्राथमिक सामाजिकरण होता है वो अपना परिवार और मित्रों से सीखना होता है, वो भी शुरुआती आयु में। तो पहला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जबकि द्वितीय सामाजिकरण के अंतर्गत क्या आ जाता है, स्कूल आ जाता है, मीडिया आ जाती है। ठीक है ना, और काफ़ी सारे पत्र पत्रिकाएं और किताबें, ये द्वितीय सामाजिकरण के प्रत्यय हैं दोस्तों। और प्राथमिक सामाजिकरण के जो प्रत्यय हैं वो है आपका शुरुआती आयु में परिवार और आपके मित्रों से सीखना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इस कथन का श्रेय किसको जाता है। तो ये सीडीपी के अंतर्गत भी हम देखते हैं दोस्तों। ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था पियाजे ने, और उन्होंने अपने संज्ञानात्मक सिद्धांत में ही ये बात कही थी कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। तो पियाजे, जीन पियाजे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की एक तकनीक है सत्र मूल्यांकन, अर्धवार्षिक मूल्यांकन, निदानात्मक मूल्यांकन या इकाई मूल्यांकन। तो याद रखेंगे दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की जो एक तकनीक है वो है निदानात्मक मूल्यांकन दोस्तों। याद रखेंगे, अगर निदानात्मक मूल्यांकन हो रहा है तभी आप क्या कर सकते हैं, उपचारात्मक शिक्षण को प्रभावी बना सकते हैं दोस्तों। तो निदानात्मक मूल्यांकन एक तकनीक है सतत और व्यापक मूल्यांकन की दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है। तो परीक्षण की कौन सी विशेषता नहीं है एक अच्छे परीक्षण की। तो वैधता,
विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या उत्तीर्ण करना। तो वैधता, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता एक परीक्षण की विशेषता होती है दोस्तों। लेकिन उत्तीर्ण करना, उत्तीर्ण तो किसी परीक्षण का हिस्सा नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, ये एक परीक्षा का पार्ट होता है। तो उत्तीर्ण करना परीक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक है, तो ये इसकी विशेषता नहीं होती है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। छात्रों में रटने की प्रवृत्ति रोकने हेतु कैसे प्रश्न पूछे जाने चाहिए? तो रटने की प्रवृत्ति को अगर रोकना है तो उनके साथ किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने चाहिए? ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न या निबंधात्मक प्रश्न दोस्तों। तो रटने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए दोस्तों सबसे पहली बात है कि आप ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को उनके सामने पूछें, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को बच्चों के साथ पूछा जाए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन है सही है, सही हो सकता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों के लिए सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है? बिल्कुल दोस्तों, लैंगिक पूर्वाग्रह इसे ही कहा जाता है कि जहां पर किसी लिंग को कमजोर आंका जाता है दोस्तों, कि जैसे लड़के किचन का काम नहीं कर सकते हैं या लड़कियां गणित विषय में कमजोर होती हैं, तो ये सब की सब क्या है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है दोस्तों। तो यही चीज़ है कि लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है। बाकी बातें बिल्कुल गलत हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? ठीक है, तो अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत क्या होता है? कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में एकदम खामोशी, गृह कार्य पूर्ण करना, ठीक है। तो अभिप्रेरित शिक्षण तब होगा दोस्तों जब बच्चे के द्वारा कक्षा में क्या किया जा रहा है, प्रश्न पूछे जा रहे हैं। प्रश्न वो तभी पूछेगा वो जब अपने अंदर से क्या होगा, प्रेरित होगा दोस्तों। तो बच्चे द्वारा प्रश्न पूछना अभिप्रेरित शिक्षण का एक संकेत होता है, याद रखेंगे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा क्या है? ठीक है, तो अभिप्रेरणा क्या करती है सीखने की प्रक्रिया में? बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता को विकसित करती है, पिछले सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। तो अभिप्रेरणा क्या होती है दोस्तों? जो अंदर से आती है, ठीक है, और जब अंदर से आएगी तो वो आपके अंदर रुचि का विकास करेगी दोस्तों। क्या करेगी? क्योंकि रुचि भी आपके अंदर से आएगी, अभिप्रेरणा से ही उत्पन्न होती है रुचि, ठीक है। तो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है अभिप्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। जल मंदिर का संबंध निम्न में से किससे है? ठीक है, जल मंदिर पावापुरी बिहार में है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए जल मंदिर कहाँ है, पावापुरी बिहार में, ठीक है। तो इसका संबंध किस धर्म से है? ऑप्शन है हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से, बौद्ध धर्म से या जैन धर्म से। तो याद रखेंगे दोस्तों, पावापुरी का जो जल मंदिर है वो जैन धर्म से संबंधित है दोस्तों, ठीक है, और बिहार राज्य में पड़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ निम्न में से क्या नहीं है? ठीक है, कई बार ये नहीं शब्द के चक्कर में क्वेश्चन गलत हो जाता है दोस्तों। तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ क्या नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है समुदाय केंद्रित, शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित या छात्र केंद्रित। तो शिक्षार्थी केंद्रित, अध्येता केंद्रित या छात्र केंद्रित ये एक ही बात है दोस्तों, ठीक है, लेकिन समुदाय केंद्रित कोई नहीं होता है। तो बाल केंद्रित शिक्षण का अर्थ नहीं है, तो समुदाय केंद्रित नहीं है, आपका ये आंसर बन जाएगा यहाँ पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है भारत में, ठीक है, भारत में वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक, 15 अक्टूबर से 21 अक्टूबर तक, 1 जून से 7 जून तक या 15 जून से 21 जून तक। तो याद रखेंगे दोस्तों, अक्टूबर महीने का जो फर्स्ट वीक होता है उसे वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, यानी कि 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है दोस्तों। कई बार ऑप्शन में इस तरीके से आ जाता है कि अक्टूबर माह का पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह, तीसरा सप्ताह, इस तरीके से दोस्तों, ठीक है। तो पहला सप्ताह याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य है, तो मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, केवल परीक्षा कराना, केवल प्रश्न पत्र बनवाना, अधिगमकर्ता की उपलब्धि जानना एवं सुधार लाना दोस्तों, ठीक है। तो ये बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि को जानना कि कितनी उपलब्धि आई है, उसने कितना अधिगम किया है और उसमें वो धीरे धीरे कितना सुधार उसके अंतर्गत आ रहा है दोस्तों, ठीक है।
और उसमें जो कोई कमियां रह जाती हैं तो उनमें सुधार लाना। इसी के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण की ज़रूरत होती है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कितने अनुच्छेद हैं? आपको पता है दोस्तों कि 10 दिसंबर 1948 10 दिसंबर 1948 को महासभा ने, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा को अपनाया था। तो इसमें कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों? ठीक है, तो ऑप्शन है 10, 15, 20 या 30। तो याद रखेंगे दोस्तों, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में कुल जो अनुच्छेद हैं वो हैं आपके 30। और मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और कब इस मानव अधिकारों की घोषणा की गई थी? 10 दिसंबर 1948 को की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दोस्तों। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो जरूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। चांगपा जनजाति पाई जाती है, ठीक है, तो चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन है लद्दाख में, मणिपुर में, असम में, सिक्किम में। तो दोस्तों जो चांगपा जो जनजाति है ये तिब्बत मूल के, ये कह सकते हैं कि चरावाहा टाइप की जनजाति है, ठीक है ना, खाना बदोश टाइप की है ये। तो ये चांगपा जनजाति जो पाई जाती है विशेष रूप से ये पाई जाती है आपकी लद्दाख क्षेत्र में, ठीक है, लद्दाख में पाई जाती है चांगपा जनजाति। तो जनजाति से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है सीटेट की परीक्षाओं में, और काफ़ी सारे वीडियोज़ में मैं आप लोगों के सामने अलग अलग जनजातियों के बारे में लेकर के आता रहता हूं। तो चांगपा जनजाति अभी याद रखेंगे दोस्तों कि लद्दाख में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। ध्रुव तारा सभी मौसमों में स्थिर दिखाई देता है, क्योंकि? तो सभी मौसमों में ध्रुव तारा स्थिर दिखाई देता है, क्यों दिखाई देता है? यहाँ पर ऑप्शन है ध्रुव तारा अपने अक्ष पर घूर्णन नहीं करता, ध्रुव तारा भूमध्य रेखा की अक्ष पर स्थित होता है, ध्रुव तारा पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव की अक्ष पर स्थित होता है, और ध्रुव तारा दूसरे तारों से बहुत दूर है। नहीं दोस्तों, ध्रुव तारा जो होता है दोस्तों पृथ्वी के उत्तरी अक्ष के ऊपर होता है, याद रखें। उत्तरी ध्रुव के जो अक्ष है, उत्तरी ध्रुव का जो अक्ष है उसके ऊपर होता है ध्रुव तारा, इसलिए हमेशा हर मौसम में एक ही स्थान पर स्थिर दिखाई देता है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। यदि दो स्थानों के बीच की समय 2 घंटे 20 मिनट है तो देशांतरों में अंतर होगा। आपको पता है दोस्तों कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में 4 मिनट का टाइम लगता है दोस्तों, ठीक है, 4 मिनट का अंतर आ जाता है एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने में। अब यहाँ पर 4 मिनट की बात, अगर इस समय को हम मिनट में चेंज कर दें तो 2 घंटे का मतलब 2 घंटे का मतलब कितना हो गया? 120 मिनट, और 20 मिनट इसमें और ऐड कर दो तो ये टोटल कितना हो गया? 140 मिनट हो गया। अब 140 में दोस्तों अगर आप 4 का भाग देते हैं तो ये हो जाएगा 4 तियां 12, और कितना बच गया? 2 बच गया, 20 हो गया, 4 पंजे 20, यानी कि कितने देशांतरों को ले लिया इसने? 35 देशांतरों को। तो यहाँ पर ऑप्शन डी दिख रहा है दोस्तों, ठीक है। अगर 2 घंटे 20 मिनट का अंतर है दो देशांतरों के, दो स्थानों के बीच में, तो उनके बीच देशांतरों का अंतर कितना हो जाएगा? 35 डिग्री का हो जाएगा दोस्तों। तो समय को आप मिनट में चेंज कर देंगे और 4 से उसको डिवाइड कर देंगे, जितना आएगा वो देशांतर की संख्या आ जाएगी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखाएं होती हैं दोस्तों वो क्या कहलाती हैं? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया, इनको मिलाने वाली रेखाएं क्या कहलाती हैं? तो याद रखेंगे दोस्तों, इनको कहते हैं देशांतर रेखाएं, ठीक है। और अगर विषुवत रेखा के जो समस्पष्ट जो रेखाएं जाती हैं, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको अक्षांश रेखाएं कहा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाएं आपकी देशांतर रेखा कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है, क्योंकि? तो समताप मंडल जो होता है वो जेट विमानों के उड़ने के लिए आदर्श क्यों माना जाता है? यहाँ पर ऑप्शन है इस परत में उपस्थित ओजोन के कारण ईंधन की खपत कम होती है। बिल्कुल गलत बात है। इस परत में तापमान सम रहता है जो ईंधन की दक्षता के लिए अनुकूल परिस्थिति है, ये भी बिल्कुल गलत है। यह परत विमान भेदी शस्त्रों की मारक क्षमता से बाहर है, बिल्कुल गलत। इस परत में बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती है, ये बिल्कुल सही है। बादल और अन्य मौसमी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए जेट और विमानों के लिए ये उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है दोस्तों, क्योंकि मौसमी घटनाएं और बादल सारे कहाँ होते हैं? आपके क्षोभ मंडल में होते हैं, और समताप मंडल बिल्कुल साफ होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर
सही माना जाता है जेट विमानों को उड़ने के लिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है वह कौन सी है? तो वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है, यहाँ पर ऑप्शन है आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल या बाह्य मंडल। तो याद रखेंगे दोस्तों, आयन मंडल में रेडियो तरंगों को परावर्तित हो किए जाते हैं। जितने भी हमारे जो सैटेलाइट छोड़े जाते हैं वो लगभग आयन मंडल में ही छोड़े जाते हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। मेट्रोलॉजिया नामक पुस्तक की रचना किसने की है? ऑप्शन है अरस्तु, प्लेटो, इरेटोस्थनीज या अनेक्जिमेंडर। तो याद रखेंगे दोस्तों, मेट्रोलॉजिया जो पुस्तक है ये लिखी है आपकी अरस्तु ने। मेट्रोलॉजिया पुस्तक किसने लिखी है? अरस्तु ने लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रसिद्ध भौगोलिक ग्रंथ किताबुल हिंद के लेखक कौन है? ठीक है, तो किताबुल हिंद या भारत की एक खोज, इस तरीके से अगर इसका हिंदी अनुवाद करें तो किताबुल हिंद। ठीक है, तो किताबुल हिंद के लेखक कौन है? यहाँ पर ऑप्शन है अल बरूनी, अल मसूदी, अल इदसिरी या अल याकूबी। तो याद रखना दोस्तों, अल बरूनी ने लिखी है किताबुल हिंद। ये अल बरूनी और फिरदौसी ये आए थे मोहम्मद गजनवी के टाइम पे भारत आए थे दोस्तों। ठीक है, तो अल बरूनी ने ही किताबुल हिंद, और इसी में हिंदुस्तान शब्द पहली बार भारत के लिए कहा गया है दोस्तों। ठीक है, इसी किताब में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह बना और फिर स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? तो किसके अनुसार थी ये बात कि प्रारंभ में जो 1857 की क्रांति थी वो पहले सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हो गया? ये कहा है, किसने कहा है? बी.डी. सावरकर, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखना दोस्तों, ये बात कही है एस.एन. सेन ने कि जो 1857 की क्रांति थी वो आरंभ में सैनिक विद्रोह था। ठीक है, अगर ये आता कि 1857 की क्रांति सैनिक विद्रोह थी, ये तो बी.डी. सावरकर ने कहा, लेकिन ये बात किसने कही कि आरंभ में सैनिक विद्रोह था जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह ऑब्लिक स्वतंत्रता संग्राम में परिणित हुई? तो ये एस.एस. सेन ने कहा दोस्तों ये कथन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध इतिहासकार थे ये भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। किसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाया जाना एक निष्ठा बर्बादी बताया था? जब असहयोग आंदोलन चल रहा था दोस्तों, आपको पता है असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, तो काफ़ी सारे लोगों ने विदेशी कपड़ों को जलाना शुरू कर दिया था। तो इसे एक निष्ठा बर्बादी किसने बताया था? ऑप्शन है लॉर्ड रीडिंग, मोहम्मद अली जिन्ना, मोतीलाल नेहरू या रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखना दोस्तों, विदेशी कपड़ों को जलाना निष्ठा बर्बादी बताया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। यह त्रिपुरी कहाँ है? तो आपको पता है कि 1939 का जो त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था दोस्तों। और कई बार पूछ लिया जाता है कि त्रिपुरी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? तो 1939 में हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो ये त्रिपुरी किस जगह पर है? ऑप्शन है कलकत्ता, पुणे, जबलपुर या अहमदाबाद। तो त्रिपुरी याद रखना दोस्तों, मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, इसको हम याद रखेंगे। ठीक है, त्रिपुरी कहाँ है? मध्य प्रदेश के जबलपुर में दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? यहाँ पर ऑप्शन है विनोबा भावे, महात्मा गांधी, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं। तो फिनिक्स फार्म की जो स्थापना की थी दोस्तों वो की थी महात्मा गांधी ने। और ये फिनिक्स फार्म कहाँ है? आपका दक्षिण अफ्रीका में है दोस्तों। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि फिनिक्स फार्म की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने। और ये फिनिक्स फार्म कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। और याद रखना दोस्तों, जो ये फिनिक्स फार्म की जो स्थापना की थी महात्मा गांधी ने, ये की थी आपका 1904 ईस्वी में। कब की थी? 1904 ईस्वी में फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में की गई थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो 1939 में जब कांग्रेस को छोड़ा उन्होंने, जब दोबारा से वो बन रहे थे, तो काफ़ी सारी कहानियां आपको पता है दोस्तों यहाँ पर। तो सुभाष चंद्र बोस ने कौन से किस दल की स्थापना की थी? ठीक है, 1939 में। तो इंडियन फ्रीडम पार्टी,
आज़ाद हिंद फौज, रिवॉल्यूशनरी फ्रंट या फॉरवर्ड ब्लॉक। तो याद रखना दोस्तों, जब कांग्रेस को छोड़ा था तो उन्होंने एक नई पार्टी यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और कब की थी? 1939 ईस्वी में की थी, जब उन्होंने कांग्रेस को छोड़ दिया था दोस्तों। ठीक है, उसके बाद काफ़ी टाइम बाद तब आज़ाद हिंद फौज का भी गठन हुआ था, लेकिन कांग्रेस को छोड़ने के बाद उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना की थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। 1932 के पूना समझौते के साथ किसका सीधा संबंध है? आपको पता है दोस्तों, 1932 में एक पूना पैक्ट हुआ था, यानी कि पूना समझौता हुआ था, जो कि किसके बीच में हुआ था? महात्मा गांधी और आपका बी आर अम्बेडकर के बीच में, अम्बेडकर के बीच में हुआ था पूना पैक्ट। ठीक है, तो इसका संबंध किससे था? भारतीय महिलाओं के साथ, भारतीय मजदूर वर्ग के साथ, भारतीय कृषक वर्ग के साथ या भारतीय दलित वर्ग के साथ? तो दलित वर्ग के साथ था दोस्तों पूना पैक्ट का संबंध। और किस किस के बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। ठीक है, और हरिजन पत्रिका भी इसी वर्ष महात्मा गांधी ने शुरू की थी दोस्तों। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मिलता हूं आपके साथ नई वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।